ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुनिए कोविड-19 जागरूकता पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को कल्पना प्रदीप का नमस्कार। साथियों, समाज को सशक्त बनाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये तो आप भी जानते हैं। और ये भूमिका और अधिक मजबूत रहे, इसीलिए राष्ट्रीय सेविका समिति पूरी शिद्दत से काम कर रही है। आइए मिलते हैं राष्ट्रीय सेविका समिति ग्वालियर के सदस्य डॉक्टर श्रीमती कल्पना शर्मा से। ये क्या कर रही हैं, इनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। श्रोता, इस वक्त लाइन पर हमारे साथ हैं डॉक्टर कल्पना शर्मा। आप जीवाजी यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की टीचर हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं, यानी कि अर्थशास्त्र में पारंगत हैं। और इसके अलावा आप समाज सेविका भी हैं, बहुत अच्छी समाज की सेवा करने में बहुत विश्वास रखती हैं। तो कल्पना जी, सबसे पहले तो मैं खुद कल्पना प्रदीप आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। नमस्कार। नमस्कार सभी श्रोतागणों को मेरा भी नमस्कार। समाज सेवा का कार्य है वो बहुत ज्यादा है, आप उसके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताइए। जी हाँ, मैं एक संगठन है अपना राष्ट्र सेविका समिति। अच्छा। हाँ, मैं उसका कार्य करती हूँ। और राष्ट्र सेविका समिति एक बहुत बड़ा संगठन है, बल्कि हम ये कहें कि वैश्विक संगठन है। मतलब भारत के अलावा अन्य 25 देशों में भी अपना कार्य चलता है। ये कोई एनजीओ नहीं है, किसी प्रकार की कोई इसमें सब्सिडी नहीं मिलती है। और सबसे विशेष बात यह है कि केवल और केवल महिलाओं का मतलब महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए चलाए जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्र सेविका समिति। और मैं उसका जो मुख्यालय है वो नागपुर है। इसकी स्थापना को भी 1936 में स्थापना हुई, तो आज कई वर्ष लगभग 86 वर्ष होने को आए स्थापना को। तो हमारा पूरा जो विश्व भर के अलावा देश में जो काम चलता है उसमें अलग अलग, जैसे केंद्र स्तर पर, फिर उसके बाद उससे छोटी इकाई है तो प्रांत स्तर पर है ना, उसके नीचे भी अगर अपन आएंगे तो विभाग स्तर पर, विभाग के बाद नगर स्तर पर, ऐसे अपनी कार्यकारिणी रहती है, टीम रहती है। और जो मुख्य उद्देश्य है वो मैं बताना चाहूंगी जरूर कि सामान्य क्या क्या होता है कि हम किसी भी जगह, देखिए बहुत सारे संगठन हैं और राष्ट्र कार्य के लिए काम करने वाले अनेक संगठन, बिल्कुल है ना। राष्ट्र सेविका समिति का भी नाम से स्पष्ट है कि राष्ट्र की सेवा में जो समर्पित बहनें हैं उनका संगठन, और स्वयं की प्रेरणा से कार्य करने वाली बात। बहुत बढ़िया। तो अपने संगठन में हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि स्त्री के अंदर आत्मशक्ति कैसे निर्माण हो, आत्मबल कैसे निर्माण हो, आत्म अनुशासन कैसे आए। और वो जब से छोटी रहती है, मतलब छोटी बाल सेविका, हमारे यहाँ जो सदस्य है उसको सेविका कहते हैं। ठीक है। कोई पंजीकरण नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। सदस्य जो है वो सेविका है, तो बाल सेविका भी है और वृद्ध सेविका भी, मतलब उम्र का कोई बंधन नहीं। मतलब छोटी बच्ची भी कुछ कर सकती है, कर सकती है, बिल्कुल। और आप देखें आजकल ज्यादातर जो है परेशानी जो आती है, हम नए थोड़ा सा भी अगर हम पुराने दौर से नए दौर को कंपेयर करेंगे तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं संस्कार जरूर धूमिल हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भारत बहुत आगे बढ़ रहा है और बहुत तरक्की कर रहा है, विकास के पथ पर हम बहुत आगे जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार पीछे छूट रहे हैं। बहुत ठीक करें। तो राष्ट्रीय सेविका समिति के द्वारा हम छोटी छोटी बालिका में कोशिश हमारी रहती है बच्चियों को जोड़ने की और फिर तरुणियों को, तो उनके अंदर भारत के संस्कृति को निर्माण करना, उनको उसको जगाना, उसके लिए गौरव पैदा करना। मतलब मैं जब तक अपनी संस्कृति पर, अपने राष्ट्र पर, अपनी मातृभूमि पर गौरव अनुभव नहीं करूंगी, है ना, गर्व का अनुभव नहीं करूंगी, तब तक मैं उसके संरक्षण का प्रयास नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो
अपने लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपने मन में गर्व धारण करना, अपने मन में गौरव निर्माण करना, उस पर इसलिए ताकि उसको संरक्षित करें, तो बस वो कार्य करना और अनुशासन सिखाना। ठीक है। इसके अलावा हमारी कई सारी परंपराएं, जैसे उन पर जैसे हमारी ऐसे हमारे पुराने गीत, हमारे है ना, हमारे गीत, हमारे सामाजिक संरचनाएं, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना। हाँ, छोटा सा उदाहरण है, जैसे एक स्त्री है। आज क्या है, सामान्यतः ऐसी बात कहते हैं कि बेटी अगर है घर में तो हम कहते हैं कि बेटी को हम बिल्कुल बेटी की तरह पालते हैं। हाँ, एक जो प्रगतिशील माँ बाप है उनकी कथन यही रहते हैं। समिति का जो सोच है वो ये है कि बेटी को आप बेटी की तरह पालें ना। बेटी की तरह पालने का अर्थ केवल हम उसकी बराबरी हम क्यों कर रहे हैं। स्त्री को भगवान ने पुरुष और स्त्री दो बनाए। ठीक है। तो पुरुष रथी है और स्त्री सारथी है, ये भाव है समिति का। है ना, क्योंकि एक स्त्री अगर संस्कारित है तो वो ना केवल अपने यहाँ के परिवार को बल्कि अपने दूसरे घर को, ससुराल को भी आगे संस्कारित करेगी। बिल्कुल करेगी। तो उसको, है ना, तो उसको ऐसा भाव लेकर के ये मेरी पुत्री है, अगर मैंने उसको पुत्री को अपनी पुत्री के रूप में ही पाला और उसको अच्छी शिक्षा दिलवाई, अच्छे संस्कार दिए, तो अभी क्या हो रहा है महानगरों में, खासकर भारत के बड़े बड़े शहरों में ये समस्या आ रही है कि आप देखिए अधिकांश मामले डिवोर्स के आ रहे हैं। कोर्ट में आप चले जाइए, पहले तलाक कम होती थी, आज तलाक की अर्जियों की ढेर लगा हुआ है। कहीं ना कहीं एक जो अपने मन में जो है कि हम, एक तो धैर्य नहीं है आज की पीढ़ी में, धैर्य खत्म हो रहा है, और दूसरा वो जो बराबरी की होड़ है ना, जो हमने उसके मन में भर दिया है। जब बच्चे को हमने पाला तभी कह दिया कि ये तो बेटे की तरह। बेटी की तरह होने का अर्थ ये कदापि नहीं है कि मैं एक अपने स्त्रीत्व से विहीन हो जाऊं। मैं क्या बेटी बन करके बड़े बड़े काम नहीं कर सकती। बेटी बनकर ही सारे काम किया जा सकते हैं। तो बेटी को बेटी की तरह नहीं, हम बेटी को बेटी की तरह पालें, लेकिन उसका पूरा ध्यान रखें, उसको पूरा संस्कार देके, उसको अच्छी शिक्षा दिलवा करके, ताकि भारत की जो संस्कृति है वो बने, आत्मनिर्भर भी रहे और उसमें आत्मनिर्भर भी रहे। लेकिन आत्मनिर्भरता का या स्वतंत्रता का ये अर्थ कदापि नहीं है कि वो स्वच्छंद हो जाए। तो स्वतंत्र होना और स्वच्छंद होना दोनों में जो फर्क है वो हम समिति कार्य के माध्यम से बच्चों के बीच में जाकर के उनको संस्कार देते हैं। बहुत अच्छे। सामान्यतः हमको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, हम बहुत सारे पेड क्लासेस में ड्राइंग, पेंटिंग, है ना, रंगोली, सिलाई, कढ़ाई सब सीख सकते हैं। आजकल हर चीज मिलती है, लेकिन संस्कार आपको कहीं नहीं। तो वो मुख्य जो कार्य है वो अपना संस्कार देने का है, और उससे भी अधिक ज्यादा है तो मन में राष्ट्रभक्ति निर्माण कर। बहुत बढ़िया। हाँ, ये जो करते हैं आप, उसका करने का तरीका कैसे होता है? आप किस तरीके से ये संस्कार पहुंचा पाती हैं? इसके लिए समिति के संस्कार केंद्र चलते हैं छोटी बच्चियों के लिए। तो उसमें क्या है, साप्ताहिक संस्कार केंद्र या दैनिक संस्कार केंद्र, 1 घंटे के लिए बच्चों को बुलाना, और मतलब जहाँ से वो घर में जैसे कमरे में घुसा तो अपनी जूते चप्पल भी तरीके से अनुशासन के साथ लाइन में लगाना, वहाँ से प्रारंभ होता है हमारे संस्कार। फिर एक श्लोक बोलना, एक राष्ट्रगीत बोलना, और कोई भी अच्छा बौद्धिक खेल खिलवाना, ताकि उसकी स्मरण शक्ति बढ़े, उसका शारीरिक रूप से विकास हो। और कोई एक करंट टॉपिक लेकर के फिर हर बार अलग अलग बच्चे को टॉपिक दे करके उससे बोलने के लिए बोलना कि आप बताएं इससे हम क्या समझें। तो करंट टॉपिक में जो भी अपना राष्ट्र से रिलेटेड में जो भी ऐसी चीजें होती हैं उनके ऊपर डिस्कशन करना, ताकि उसको जानकारी हो कि हमारे देश में क्या चल रहा है। बहुत बढ़िया। इस तरह से हाँ, और कोई त्योहार आता है तो त्योहार के ऊपर विषय रख करके बात करना, डिस्कशन करना, बच्चे से बुलवाना, ट्रिंडम बोलना, ताकि उसको जानकारी हो कि त्योहार या पर्व मनाना क्यों आवश्यक। तो ये जो आप बता रहे हैं ये बच्चों के लिए यानी लड़कियों के लिए ही है, या महिलाएं या वृद्ध महिलाएं जो है उनके लिए भी कुछ है? हाँ दीदी, सबके लिए है ये, मतलब केवल लड़कियां नहीं। मैंने बताया ना,
कि छोटी बच्चियों के लिए संस्कार केंद्र है, छोटे छोटे बच्चों के लिए, और उससे बड़ी युवा तरुणियों के लिए एक तरुणी का अलग ग्रुप बनाया हुआ है। अच्छा। जो प्रमुख है, जैसे ग्वालियर है, अभी मैं ग्वालियर में काम करती हूँ, ग्वालियर की टीम में हूँ। तो ग्वालियर में हमने तरुणियों के लिए एक अलग ग्रुप बनाया है। उसकी भी 2 प्रमुख बहनें हैं जो तरुणियों से रिलेटेड विषय, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो आज किशोरियों को बताना बहुत जरूरी है ना, कि कैसे सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। आज जो जमाने में जो चल रहा है, जो बाहर वातावरण बन रहा है, या हमारी पढ़ाई है, तो किस तरह से हमको अपने करियर के साथ साथ हमारे परिवार को भी प्राथमिकता देनी है, कैसे हमको अपने समाज को भी प्राथमिकता देनी है और राष्ट्र को भी प्राथमिकता देनी है। तो ये सारे भावों के लिए हम तरुणियों के बीच में भी वो मिलन साप्ताहिक ही रहता है, या दैनिक या साप्ताहिक या मासिक, ऐसा नियम फिक्स कर लेते हैं। ठीक है। और फिर पर्टिकुलर एरिया से लड़कियों को इकट्ठा करके, उनको सूचना करके एक स्थान पर एक समय एकत्रित होकर के 1 घंटे के लिए कार्यक्रम करते। कभी किसी ज्वलंत विषयों पर आपने कुछ खास किया, जैसे कुछ अपने देश में विदेश में कुछ खास जब चल रहा होता है, कुछ ना कुछ तो खास हो ही जाता है। अब देखिए पिछले इस दौरान कोविड को लेकर के, कहीं उसके बाद और भी बहुत सी ज्वलंत समस्याएं आ जाती हैं, कुछ मुद्दे होते हैं, तो इन मुद्दों से संबंधित भी कुछ जानकारी आप दिलवाती हैं क्या? जरूर जरूर। जैसे हमने एक राष्ट्रीय विकास समिति ने एक ओजस्विनी विचार मंच एक अभी प्रारंभ किया है, पिछले 1 वर्ष पहले ग्वालियर महानगर। अच्छा। आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, ओजस्विनी विचार मंच ग्वालियर करके पेज बनाया है। और उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जितने ज्वलंत मुद्दे हैं, जो करंट इश्यूज हैं, और जिनकी जानकारी कई बार हम सामान्य गृहिणियों को नहीं होती, या कई बार हम अपने नौकरी में, अपने कार्य में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि समाज में क्या चल रहा है इस ओर ध्यान ही नहीं देते। तो ऐसे समाज की बुद्धिजीवी बहनों को और जोड़ करके केवल महिलाओं के लिए वो प्रारंभ किया है विचार मंच। अच्छा। हाँ, उसका मुख्य मासिक चलता है, प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को ऐसा अपना कार्यक्रम चलता है। अच्छा, महीने में एक बार? हाँ, महीने में एक बार। और अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, कोविड का टाइम चल रहा है। वैसे अपन एकत्रित होकर एक स्थान पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, तो ये परिचर्चा रहती है। अच्छा। सबसे बड़ी बात, हाँ, एक तो मूलभूत उद्देश्य यह है कि प्रत्येक महिला को, प्रत्येक बहन को हम मंच प्रदान करते हैं। मतलब एक जो विषय रखते हैं उस पर सबको 2 मिनट के लिए बोलने के लिए बोलते हैं। अच्छा। तो जो एक अंदर से आत्मविश्वास है, कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास जागृत होता है। कई सारी ऐसी बहनें हैं जो माइक पकड़ने से हमको हेजिटेशन होता है, डर लगता है। तो फियर है ना, आपका फियर खत्म होगा। हर महीने आप एक विषय पर बोलने का प्रयास करें, क्योंकि देखिए हर नारी के अंदर चिंतन करने की बहुत शक्ति है और बहुत अच्छा विचार करती भी, पर हर किसी के अंदर वो शक्ति नहीं हो पाती। कई बार वो आत्मविश्वास नहीं होता कि वो अपनी बात को सबके सामने कह सके। ठीक बात। तो उनको प्लेटफॉर्म देना। दूसरा, ज्वलंत मुद्दों को उठाना, उन पर चर्चा करना, और ताकि उसके क्या परिणाम होंगे सार्थक, क्या उसके गंभीर परिणाम होंगे, उन पर विषय पर चर्चा करके समाज में जागरूकता फैलाना। बहुत बढ़िया। हाँ, अभी हमने रिसेंटली अभी राम मंदिर का निर्माण जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत अभी शिलान्यास हुआ, तो हमने एक विषय रखा था, राम मंदिर का निर्माण भारत का स्वाभिमान। इस विषय पर परिचर्चा रखी। और आगामी हम सितंबर में नई शिक्षा नीति जो अभी आई है, बिल्कुल उस पर परिचर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आपने देखा हो तो पिछले वर्ष एक शबरीमाला केस बहुत चला था, बड़ा बर्निंग इशू था वो। उस पर भी हमने डिबेट तो नहीं कह सकते, पर एक आपस में डिस्कशन रखते हैं। तो शबरीमाला केस क्या है, क्यों उसका इतना विरोध हुआ, कहाँ विरोध होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, उसके जजेस का क्या फैसला रहा। उन जजेस में एक महिला जज थी, उनका जो फैसला था वो बहुत रोचक था, वो पढ़ने लायक था। तो कई बार पता नहीं रहता, बहनों को जानकारी नहीं रहती, महिलाओं को। तो अपना प्रयास रहता है कि इस मंच के थ्रू अपन ये ऐसे करंट मुद्दे भी, या फिर अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए विषयों को भी हम लाते हैं। जैसे स्त्री राष्ट्र की आधार शक्ति, क्योंकि महिलाओं के बीच में कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा विषय भी हम रख सकते हैं कि आप
स्वयं एक स्त्री राष्ट्र की आधार शक्ति कैसे बन सकती है और कैसे है, और इतिहास गवाह है। तो इस तरह से विषय भी हम कई बार अपनी परिचर्चा में शामिल करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। डॉक्टर कल्पना शर्मा जी, आप जिस तरीके से बता रही हैं इसमें तो वक्त कम पड़ जाएगा। हम बहुत बहुत कुछ कर रही हैं आप। तो चलिए, हम आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। आप कुछ और महिलाओं के लिए, बहनों के लिए कोई संदेश देना चाहती हैं खास? हाँ जी, जरूर। मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि हमारे लिए सबसे पहले मैं स्वयं, उसके बाद मेरा परिवार और मेरा समाज, और उसके बाद राष्ट्र। ऐसी सोच हर महिला की हो कि पहले मुझे अपने आप का संरक्षण करना है, यानी मेरी अपनी पहचान। तो मुझे अच्छे से शिक्षित भी होना है, मुझे जागरूक भी होना चाहिए, और उसके बाद मेरे परिवार की पहचान, यानी मेरे परिवार के लिए मेरी जो निष्ठा हो, तो मेरा परिवार की एक पहचान बनेगी। मेरा समर्पण मेरे परिवार के लिए हो जी। उसके बाद समाज और राष्ट्र, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि पढ़ लिख कर भी हम अगर कभी आवश्यकता पड़ने पर जब नहीं बोलते हैं ना, तो वो परिणाम समाज के लिए बहुत गंभीर होते हैं। और ऐसा कहते हैं ना कि दुर्जनों से समाज इतना आहत नहीं होता जितना सज्जनों की चुप्पी से आहत होता है। तो हम जागरूक नागरिक बने, एक जागरूक बने, तो शायद अपने देश के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी कुछ अच्छा कर पाएंगे। बस इतना सा मेरा संदेश है। बहुत मजबूत संदेश आपका है। जब हम खुद ही मजबूत नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा संदेश दिया डॉक्टर कल्पना शर्मा आपने, और बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, और खासतौर पर महिलाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद। इस समय आप सुन रहे हैं कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। साथियों, ये विश्वास बना रहे, इसलिए सभी कोरोना योद्धा अपनी अपनी तरह से प्रयत्नशील हैं। हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्वालियर की कोविड वार्ड की स्टाफ नर्स इंचार्ज सुश्री आशा गौतम से। श्रोताओ, इस वक्त लाइन पर हमारे साथ हैं मिस आशा गौतम, और कोरोना वॉरियर्स हैं। अपने बारे में अपना परिचय खुद देंगी और बताएंगी कि किस तरीके से ये क्या कुछ कर रही हैं। आशा जी, आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। और अब आप अपने बारे में अपना परिचय दीजिए और बताइए कि आप कितना कुछ कर रही हैं हॉस्पिटल में रह के, कोरोना संक्रमित मरीजों का ख्याल इतना रख रही है, किस तरीके से क्या कुछ कर रही हैं, बताइए प्लीज। तो मेरा नाम आशा गौतम है और मैं यहाँ पर एचडी वार्ड की इंचार्ज की पोस्ट पर पोस्टेड हूँ। हाँ जी, हमारी जो नर्सिंग स्टाफ हैं वो पूरी तरह से पेशेंट की केयर कर रही हैं। उनको जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, नर्सिंग केयर की आवश्यकता होती है, पूरी कर रही है। टीपीआर चार्टिंग करना, मेडिकेशन करना, पेशेंट को और भी चीज़ों की आवश्यकता है तो उसकी भी वो रिक्वायरमेंट को पूरी करती है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम पेशेंट को फेस नहीं करनी पड़ती। कई बार सुनने में आता है कि जब हॉस्पिटल में रहते हैं तो हमको कहीं कोई दिक्कत होती है या किसी भी चीज के लिए कोई परेशानी हो रही है, तो अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो ऐसे पेशेंट को क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन कभी कभी उनको ऐसा लगता है, जैसे कि अभी एक पेशेंट थी हमारे पास, उनकी उसका ना दाल खाना था लेकिन उसमें सब्जी थी, तो उसकी जो प्रॉब्लम थी वो शाम को उसको सॉल्व कर दिया गया था। अच्छा। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि पूरी कोशिश की जाती है मैम कि वो जो प्रॉब्लम आ रही है उसको पूरी तरह से सॉर्ट आउट किया जाए। बिल्कुल। और आप लोग किस तरीके से, आपकी ड्यूटीज में क्या क्या काम आता है बताइए। जो पूरा उसका जो मैनेजमेंट होता है मैम, मेडिसिन को लाना, पेशेंटों को जो चीजों की आवश्यकता होती है उनको मैं इंडियन करवा के पूरा मैनेज करवाती हूँ, और उनको कोई परेशानी ना आए मेडिसिन से संबंधित या फिर उनके रहने से संबंधित कोई भी उनको दिक्कत ना हो, खाने पीने की कोई दिक्कत ना आए, उनको डाइट की कोई दिक्कत ना हो उनको। इससे सब पूरी जितनी मेरे पास समस्या आती है उनको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। और जो कोई समस्या ऐसी भी होती है जो सॉल्व नहीं होती तो हमारे सुप्रीडेंट सर है, मैं उनके मार्गदर्शन से बात करके उसको सॉल्व किया जाता है। बिल्कुल। आपके अंदर में कितने लोग हैं? मेरे अंडर में है मैम 10 लोग हैं, मतलब मेरी स्टाफ नर्सेस हैं और जो सफाई कर्मचारी हैं वो सब मेरे अंदर में आते हैं। तो सबकी ड्यूटीज आप अलग शिफ्ट में आप ड्यूटीज लगाती होंगी लोगों की सबकी?
जी, स्टाफ नर्सेस की ड्यूटी तो मैं ही लगाती हूँ, लेकिन जो हमारे यहाँ जो सुपरवाइजर हैं वो सफाई कर्मचारी की ड्यूटी वो लोग सेट करते हैं। तो शिफ्ट में ये ड्यूटीज होती होंगी ना? हाँ जी, हाँ जी, 3 शिफ्ट रहती हैं अपनी, मॉर्निंग, आफ्टर और नाइट। अच्छा अच्छा। ये बताइए कि जो कोरोना पेशेंट है निश्चित रूप से वो बहुत घबराते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं हम बचेंगे या नहीं बचेंगे या क्या होगा। तो जब ऐसा कोई मरीज घबरा रहा होता है, परेशान होता है, ऐसी स्थिति में आप लोग किस तरीके से उनको मनोबल दे पाती हैं, किस तरीके से उनको समझा पाती हैं? उस समय हमारी जो सिस्टर होती हैं उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देती हैं, उनको बोलती हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। आपको हिम्मत करके इसको फेस करना पड़ेगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और अपने घर अच्छे से पहुंच जाएंगे, अपनी फैमिली वापस वैसे ही रहने लगेंगे जैसे पहले रहते थे। ठीक बात है। तो हमारी बहुत सिस्टर ऐसी होती हैं जो कि मेडिसिन करते समय सब पेशेंट को कंप्लेन करते हैं और घबराते हैं कि बताइए ना सिस्टर हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, हम ठीक होंगे कि नहीं होंगे। तो हमारी सिस्टर पूरा उनका साइकोलॉजिकल सपोर्ट करती हैं, पूरा उनको अच्छे से समझाती हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे कि आप ठीक नहीं हो सकते हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगता है मैम। 2-3 पेशेंट तो ऐसे भी देखने में आए थे, मेरी सिस्टर ने बताया था कि उनको बहुत अच्छा लगा, बोला सिस्टर आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है जैसे कि हम बहुत जल्दी से ठीक हो जाएंगे। बहुत सही कह रही हैं, क्योंकि दवा तो अपनी जगह काम करती है और जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मिलता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इससे लोगों का जो मनोबल बढ़ता है तो वही जो शक्ति होती है बहुत कारगर होती है जिससे कि हम ठीक हो पाते हैं, है ना? आप और बताइए, आपको अंदर किस तरीके की नई नई कुछ अपने अनुभवों के बारे में बताइए कि कैसा कुछ आपको फेस करना पड़ रहा है आजकल इतने मुश्किलों के दिनों में। हाँ, मुश्किल तो बहुत क्योंकि आपकी अपनी भी ड्यूटीज हैं, आपकी हर इंसान की अपनी खुद की भी एक कैपेसिटी होती है कि उतना काम वो कर सकता है, लेकिन जिस तरीके से पेशेंट्स बढ़ रहे हैं लगातार, आप लोगों की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। हाँ, तो आप कैसा फील कर रही हैं? आप अपने आप को कैसे मैनेज कर पाती हैं? मैम ऐसे कर पा रहे हैं, वो थकान बहुत इकट्ठी होती जा रही है मैम, लेकिन मन में एक ये फीलिंग होती है कि हमको मतलब हमारे द्वारा उनके लिए कुछ न कुछ हो जाए। मैं हमारे द्वारा मतलब ऐसा कुछ न रहे कि हमारी किसी कमी के कारण उनको कोई चीज मिल ना पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मन में फीलिंग रहती है कि उनको उनकी जितनी भी आवश्यकता है मेरे तक पूरी हो जाए। मेरे अंदर ये फीलिंग हमेशा होती है। तो आप एक तरफ जहाँ संक्रमित मरीजों का मॉरल बढ़ाती हैं, वहाँ खुद भी अपना मनोबल भी खुद भी बढ़ाती हैं। जी। बहुत अच्छी भावनाएं होती हैं आप लोगों की और यही भावनाओं का अंजाम है कि रोज जब रिपोर्ट्स आती हैं और उसमें बताया जाता है कि जहाँ एक और इतने संक्रमित मरीज मिले वहाँ कुछ ठीक होकर के वापस अपने घर भी जाते हैं, जी है ना? बिल्कुल। तो रोज जब जाने वाले मरीज जो ठीक हो जाते हैं और घर वापस जाते हैं, उसके पीछे आप लोगों का हाथ बहुत ज्यादा होता है। आप लोगों की सेवा इतनी होती है कि वो अपने घर तक लौट पाते हैं। ओके, थैंक यू। कुछ इस तरीके की बातें आप जरूर बताना चाहेंगी क्या जिसमें आप लोगों को समस्या आ रही हो? हम लोग को उस समय जब कुछ पेशेंट जब इरिटेट होते हैं मैम, जो उस समय उनको ट्रीटमेंट देने में बहुत समस्या आती है। जब पेशेंट सिक होते हैं और वो इरिटेट होते हैं, डिसोरिएंटेड हो जाते हैं, उन पेशेंट को संभालना सिस्टर के लिए मुश्किल हो जाता है। तो वो लोग किस तरीके का व्यवहार करते हैं, क्या करते हैं, क्या कहते हैं? कुछ लोग तो मैम ऐसे भी होते हैं जो कि सिस्टर को सोचते हैं अरे पता नहीं हमको ये क्या कर रही हैं। एक पेशेंट बोलता है अरे पता नहीं आप लोग तो हमको जाने क्या कर देते हो, हमको तो मालूम ही नहीं है, ऐसे क्यों करते हो आप, हमको ऐसी दवाई नहीं चाहिए। तो उस समय से हमारी सिस्टर उनकी जो गलतफहमी होती है उसको दूर करती है कि आप ऐसे मत सोचो, हम जो दवाइयाँ दे रहे हैं आपको आराम मिलेगा और आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। मतलब उनको मालूम नहीं होता है ना, वो जबरदस्ती की थोड़ी बहस भी कर जाते हैं कभी कभी बच्चों के साथ। तो वो पहले उस चीज को सॉर्ट आउट करती हैं कि आप ठीक हो जाओगे, आपको ठीक करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, इसलिए आपको ये अननेसेसरी दूसरे रूप में सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या किया जा रहा है। कुछ पेशेंट इस तरह के रखते हैं, हमको ये फीलिंग होती है कि पता नहीं हमको क्या मेडिसिन दी जा रही है, उनको पता उन्हें जानकारी नहीं होती, इस वजह से वो परेशान होते रहते हैं। हाँ जी। फिर उनको पूरा खुल के समझा दिया जाता है तो फिर वो सपोर्ट करते हैं। अच्छा। हाँ जी, फिर उनके बाद उनको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये आशा गौतम जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से पूरी तरीके से आप सारे कोरोना संक्रमित मरीजों को भी एक तरफ आप टैकल कर रही हैं, दूसरे अपने स्टाफ के आपके साथ के जो लोग हैं जो आपके अंडर में हैं उनको भी उनका भी मनोबल आप बढ़ाती हैं और उनके साथ भी पूरा
सहयोगात्मक रवैया जो होता है वही, मरीज बढ़ रहे हैं तो ठीक भी हो रहे हैं। है ना? जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। साथियों, प्रत्येक वर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन का उद्देश्य होता है जन जागरूकता के माध्यम से लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करना। कोरोना काल को देखते हुए जन जागरण अभियान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। नेत्र चिकित्सकों, नेत्र सहायकों, नेत्र काउंसलर और इस क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के माध्यम से लिंक भेजकर ऑनलाइन नेत्रदान पखवाड़ा का आरंभ किया गया। विशेष आयोजनों के तहत समाचार पत्रों, दूरदर्शन, आकाशवाणी और अनेक ऐसे आयोजन हैं जिनके द्वारा नेत्रदान हेतु चर्चाएं, व्याख्यान, गोष्ठियां आदि किए जाती हैं। हर वर्ष लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक और प्रेरित करने के लिए जन जागरण संबंधी कार्यक्रम किए जाते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन किया जाता है। लोगों को इसकी जानकारी मिल सके, इसके प्रति लोग जुड़ सकें, इसका महत्व समझ सकें, इसके लिए प्रतियोगिताएं, निबंध, नुक्कड़ नाटक, नेत्रदान संबंधी रैलियों का आयोजन किया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि अंधत्व निवारण के लिए नेत्रदान कितना आवश्यक है और हमें नेत्रदान अवश्य करना चाहिए। नेत्रदान कर हम दूसरे लोगों को उनकी आंखों में रोशनी दे सकते हैं, उनको दुनिया दिखा सकते हैं। साथियों, अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम समाप्ति करने की कल्पना प्रदीप को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अगला प्रसारण भोपाल से होगा।